आइए कुछ सवाल हमारे दर्शकों से लेते हैं। आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। माइक कहाँ पे है? माइक आपके पास है तो मैं बताता हूँ कि किसको देना है माइक। आप एक बार देख लीजिए। आप पूछना चाहती हैं, आप ले लीजिए माइक, इनको दीजिए। द लेडी विद दुपट्टा। Okay. First of all, Vikrant, and I would like to beg to differ with Rahul, who said you are not conventionally like a hero, but you are actually very, very handsome, and we all like you. Thank you, And, ma'am. Thank you so much. And I have seen right from your TV serial. I'm not just getting the name. जी बहुत किए हैं मैम. Thank you. The I think Bahu, some बालिका वधू. Balika Vadhu, right from Balika Vadhu, and then Gaslighter, and finally 12th Fail. आपका सवाल क्या है? Thank you, ma'am. But I just wanted to say that आप इनको बताना चाहती कि बहुत गुड लुकिंग है yeah, ये? he is good looking. No question as such. चलो He क्वेश्चन doesn't नहीं है, वो deserve आपको बोलना चाहती कि आप बहुत गुड लुकिंग है। बाप Thank you, ma'am. Yeah. Thank you चलिए so और much. कोई सवाल पूछना चाहते Yeah, हैं? no more. द लेडी टू, आप इनको दीजिए, बताइए। हेलो सर, माय नेम इज शगुन केशरवानी एंड मैं भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आई। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई तो सबसे पहले मेरा फोन चोरी हो गया एंड ऑल माय कॉन्टैक्ट्स वर गॉन। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मनोज सर से है कि सर जैसे कि मूवी में दिखाया ग्वालियर में आप गए और आपकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने आपको पैसे दिए थे वो सारे चोरी हो गए, तो वहां पे आपका कैसे मोटिवेशन आया कि हाँ मैं अब दिल्ली जा सकता हूँ किसी स्ट्रेंजर पे भरोसा करके एंड आगे तैयारी कर सकता हूँ? आपका कुछ खो जाना बहुत फायदेमंद होता है। पुरानी चीजें चली जाती है, नए लोगों से मुलाकात होती है, नए तरीके के लोग मिलते हैं जो आपको जीवन में आगे ले जाते हैं। आप एक पक्का मानिए, जो हिंदी लिटरेचर के कुछ बच्चे होंगे, कामायनी में बहुत लिखा है कि प्रकृति करती है नूतन का अभिषेक, नए चीज का अभिषेक करती है प्रकृति। ऐसे ही राम की शक्ति पूजा इन्होंने पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है कि वो एक मन और रहा राम का जो नहीं थका, नहीं जानता दिन नहीं जानता बिने। तो आप सिर्फ लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाकी दुनिया साथ चलने के लिए तैयार बैठी हुई है। दुनिया में अच्छे लोगों की भरमार है, इतने लोग अच्छे हैं ना। मैं खुद के लिए बोलता हूँ, मुझे इतने लोगों ने हेल्प की है। किसी ने मेरे को कभी रूम का किराया नहीं लिया, कभी कोई ऐसा आदमी मिला जो ऐसी आंटी मिली, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा खाना तुम मेरे यहाँ खा लो। कभी कोई ऐसा आदमी मिला जिसने बोला कि नहीं मैं तुमको साथ ले चलता हूँ। दुनिया भरी पड़ी हुई अच्छे लोगों से। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको सिर्फ आज बुरे लोग दिखाए जा रहे हैं, बुरे लोग दिखाए जा रहे हैं, इसलिए हमको लगने लगा है कि बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसा है नहीं, अभी भी पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं, 90% लोग अच्छे हैं। अच्छा ये दिन रात बताइए, काम कर आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनमें भ्रष्ट कितने होंगे? अगर 100 लोग साथ में काम करते हैं, करप्ट कितने हैं? राहुल जी तय करके आए हैं कि मुझे कहीं ना कहीं उनको नौकरी पे ले जाना है। मुझे लगता है नौकरी को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 12th फेल पे बात करते हैं, नौकरी पे बात नहीं, करेंगे। पर मेरा फिर भी- एक और क्वेश्चन है। नहीं एक सेकंड, मैं सवाल और देने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले वो रीस्टार्ट का म्यूजिक तैयार है तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो शामक दावर के साथ डांस करते थे और डांस इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन एक तरीके से सेट कर दी। और दूसरा उन्होंने बोला कि फिल्मों में अब तक उनको डांस करने का मौका नहीं दिया, तो अब हम करेंगे। पहले हम रीस्टार्ट से स्टार्ट करें। कैन वी जस्ट गेट द ट्रैक गोइंग प्लीज? और मनोज, उन्होंने बोला कि आप भी डांस करते हैं, वो ऐसे ही बोल बहुत बहुत अच्छा डांस बहुत करते अच्छा हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं। चलो तुम लोगों ने तय किया हुआ है कि मुझे वापस आते समय लेटर मिलने वाला है। नहीं। चले जाऊंगा उधर। So how मनोज prepares for his roles? आप कैसे प्रिपेयर करते हो? क्योंकि मैं जब विधु जी से बात कर रहा था, जब स्क्रीनिंग हुई, उन्होंने, वो ऐसे तारीफ बहुत कम करते, लेकिन वो बहुत डिटेल्स दे रहे थे कि किस तरीके से आपने कोशिश की अपने कैरेक्टर की स्किन में घुसने के लिए, तो उसके बारे में बताएं। अच्छा एक सेकंड, आप लोग ना पीछे बहुत आवाज कर रहे हो, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप खामोश रहोगे तभी हो पाएगा। आप लोग आराम से बैठ जाइए, मेरे को मालूम है कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी बात करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे घुसते हो अपने कैरेक्टर के एकदम स्किन के अंदर? सॉरी सर, इट डिपेंड्स एक्चुअली। कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं होता है, वो वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है, वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है। पर एक जो कॉमन थ्रेड है जो मैं हमेशा रखने की कोशिश करता हूं, वो ये होती है कि एक रेजोनेंस हो और रियलिज्म के इर्द गिर्द हो, आसपास हो। चाहे फिर वो प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट हो, एक कहीं ना कहीं रियलिज्म की झलक उसमें दिखे। एंड विद रिगार्ड्स टू 12th फेल, मेरा ये मानना था कि क्योंकि यूपीएससी एक हमारे देश का और स्टूडेंट कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है, उस पे आज तक कोई इतनी बड़ी फिल्म या कोई सीरीज नहीं बनी थी, तो आई वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट ऑल दीज बॉयज, ऑल दीज गर्ल्स आउट हियर। मैं उनकी आवाज बनना चाह रहा था, सो आई वॉन्टेड टू कीप इट दैट वे। जिनको लगता है कि विक्रांत की कहानी में
या फिर मनोज की कहानी में उनको अपनी कामयाबी, अपना संघर्ष, अपनी तपस्या नजर आती है? जिनको लगता है कि जिस तरह आप बार बार वो बहुत जोर से अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, और उनको माइक दीजिए, जी उनकी कहानी में सुनना चाहता हूं क्योंकि उनमें एंथुजियाज्म का लेवल बहुत हाई है। हेलो बबलू भैया। नमस्ते सर। हेलो मनोज भैया। मनोज भैया चंबल से हैं, मैं आजमगढ़ से हूँ। दोनों रेबेलियस देश हैं अपने आप में। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपना अप्रोच रखते हैं यूपीएससी की तरफ जो है, तो हम कभी कभी अपने। आपने भी दिया एग्जाम? यस सर। दे चुके हैं या देने वाले हैं? दे चुका हूँ सर, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई? कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जब हम अपने आप को एक तपस्या की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो कभी कभी हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, एक दूसरा भी रास्ता अख्तियार कर लेते हैं हम। जैसे मैंने लॉ करी हुई है, करंटली नाउ आई एम परसुइंग माय एलएलएम। तो सर मैं इस समय एलएलएम कर रहा हूँ, तो सर मुझे कभी कभी लगता है मैं जुडिशरी की तरफ भी चला जाऊं। मैं कभी कभी सवाल बताओ सर, ये तो आप करियर गाइडेंस मांग रहे हो, ऐसे तो पूरा करियर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि सर कि मतलब अपने लक्ष्य को एक ही दिशा में कैसे उसको फॉलो कैसे करें? तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सही है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते कई आते हैं, पर हमको ये देखना पड़ता है कि एक रास्ता बड़ा होता है, बाकी रास्ते पगडंडियां होते हैं, छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं जो आपको अलग दिशा में ले जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के सामने जब वो पढ़ता है तो उसकी टेबल पे एक सीधा रास्ता वाला फोटो लगना चाहिए। उसमें अगर आप इधर इधर उधर जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ता जो है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो क्लियर तभी हो सकता है जब आपका लक्ष्य क्लियर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दूसरी कोई चीज ढूंढने लगते हैं तो पहली चीज आपसे थोड़ी सी दूर होने लगती है, क्योंकि वो सेम सिस्टम है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अगर आप दूसरा कोई विकल्प ढूंढते हैं तो पहला प्यार नहीं रहेगा। तो पहला प्यार अपना वही बनाइए जो आपके अंदर है। और मैं आपको बताता हूं कि आप जब आज से 8 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे ना अपने आप को, तब आपको समझ में आएगा कि जो काम अच्छा लगता था वही करना है। बाकी जिंदगी लोग काट रहे हैं, जिनको मजा नहीं आ रहा है ना, वो सुबह शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने वो चुन लिया जो उनके दिल के नजदीक नहीं था। तो आप वो चुनिए जो आपके दिल के नजदीक है, और फिर देखिए ये 2-1 साल तो चली जाती है, कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत खूब। आप पूछना चाहते हैं सवाल? एक्चुअली सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, लेकिन सर विक्रांत सर अगर सवाल नहीं है तो इतने जोर से हाथ सर क्यों ऊपर कर इसलिए रहे कि थे? सर विक्रांत सर को देखने के लिए मैं आज टेस्ट छोड़ के आया हूँ। एक्चुअली सर वो मेरे लिए एक्टर नहीं, मेरे लिए इमोशन है। मैंने उसके सारे मूवी देखे हैं, और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार भी देखा होगा यार। वो थैंक यू सो मच। स्पेशली सर उसी के लिए आया हूँ। और Thank सर you, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप एक डायलॉग बोल दो कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं दुनिया पलट दूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड मैं मिलूंगा आपको सेशन के बाद। बिल्कुल सर, मैं वेट करूंगा। और बस ये डायलॉग एक बहुत ही एम्पावरिंग डायलॉग है जो सर ने एक्चुअल में रियल में कहा था श्रद्धा मैम से कि तुम बस एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। अच्छा एक काम करते हैं मनोज भाई, अगर आपका डायलॉग है तो आप बोल के सुनाओ। हाँ ये हुई ना बात। डायलॉग तो आप ही का है। श्रद्धा तुम एक बार हाँ कर दो, उसके बाद मैं दुनिया उलट पलट कर दूंगा। अच्छा आपकी काफी कल्ट फॉलोइंग है, मैं देख रहा हूँ। नए मतलब हम लोग नई नई चीजें देख रहे हैं आपके बारे में। वाह। और कौन पूछना चाहता है सवाल? अरे इतने सारे हाथ तो फिर ये मैम पूछना चाहती है। उस मैम तरफ से भी कुछ पूछते हैं, अच्छा, सारे ठीक है, यहीं ठीक से है। आए हैं अभी हाँ, तक। ठीक है, आप उनको दीजिए, उनका उत्साह बहुत ज्यादा है भाई, एकदम खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टेज ही पे आ जाएंगे। नमस्ते सर, मनोज जी से मेरा एक सवाल है। मैंने मनोज जी के काफी सारे इंटरव्यूज देखे, और मैंने उस सारे इंटरव्यूज में केवल एक मैम का जिक्र नहीं किया जो नोवेल में मैंने पढ़ा है। जो एक वो दीदी थी जिन्होंने 10,000 रुपए सर को बोरो करके दिए थे, और जिसके बाद सर दिल्ली मूव हुए थे, और जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन में ही कहीं स्टेट में हुआ था। तो मैं उस स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच यार तो ये पूछने के लिए, क्योंकि सुमन दी के बारे में मैं बात नहीं कर पाया था। सुमन दी मेरी ग्वालियर की हैं, मुरैना की रहने वाली हैं, और आजकल वो एडिशनल एसपी हैं। उस समय डीवाईएसपी हुई थी, और वो हम लोगों के लिए बड़ा आदर्श थी, क्योंकि वो मतलब वो सर एक लड़की थी जिन्होंने सारा कुछ तोड़ करके, परंपराएं तोड़ करके आगे बढ़ी थी। और जब मेरे बहुत नज़दीक थी और जब मेरे पास पैसा नहीं था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ
पैसे की दिक्कत आएगी तो मैं हूँ, पर कम से कम 1-2 महीने के लिए जाओ। और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे और 10,000 रुपये लेकर के मैं दिल्ली आया था और 10,000 रुपये के ख़त्म होने तक मैं रहा, लेकिन जब वो ख़त्म हो गए तो मैं वापस चला गया। एक बार द्वारा से आया तो अनुराग पाठक ने, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, मेरे और अनुराग के लिए, दोनों के लिए दीदी के जैसी हैं, राखी बांधती हैं और अभी भी हम लोगों के संबंध बहुत स्नेहल हैं। आप अगर फेसबुक जाएंगे तो वो इसके मूवी के बारे में रोज कुछ न कुछ लिख रही हैं आजकल। थैंक यू बॉस। क्योंकि ये मैंने सुना था उस दिन भी कि कई सारी चीजें ऐसी जिंदगी में हुई आपके साथ जो कि कैप्चर नहीं हो पाई फिल्म में, क्योंकि फिल्म बहुत छोटी होती है। तो कौन सी वो एक चीज है जो आप बहुत डेस्परेट थे कि किसी तरीके से आए, लेकिन क्योंकि वक्त कम था रह गई और आपको चूक है मलाल यार, ये एक चीज और जुड़ जाती तो अच्छा हो जाता? राहुल जी ने बहुत दिल का कुछ पूछ लिया है। वैसे तो विक्रांत और विदु सर ने बहुत कुछ लिया है, पर किताब मोटी होती है और पिक्चर 2 घंटे की होती है, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं ले सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा मोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। पर एक सीन मैं और सद्दा हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा रह गया, और वो है जब मैं लाइब्रेरी में काम करता था तो वहाँ पर हर एक महीने में लास्ट सैटरडे को एक कवि सम्मेलन होता था। और वो जो कवि सम्मेलन होता था उसमें जितने भी कवि आते थे वो शाम को चले जाते थे। एक दिन एक कवि गया नहीं क्योंकि उसकी बस निकल गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम छोड़ देना, तुम रुका लेना इनको। तो वो रुक गए मेरे पास। रुकने के बाद सुबह उठे, मैंने वहीं जो जहाँ लाइब्रेरी का जो गद्दा होता है हमारा, वहीं पे सुला दिया था अपनी जगह पे, मैं नीचे सो गया था। सुबह उठे तो उन्होंने मुझे बोला कि पानी ला दो, बाल्टी भर के मैं नहाऊंगा। तो मैं उस समय जाता था नहाने के लिए, बाल्टी पानी लाने के लिए नीचे जहाँ मजदूर लोग रहते थे, वहीं मैं नहाता था, वहीं से मैं बाल्टी पानी लेके आता था। तो बाल्टी पानी लेके आया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहा लिया, जरा मुझे तेल दे दो। तो मेरे पास तेल नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम मुझे कंघा दे दो, मेरे पास कंघा भी नहीं था। उन्होंने कहा शीशा तो होगा, मैंने कहा शीशा भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारी एज 22-23 साल की है और तुम्हारे पास कुछ भी वो नहीं है जो आम लड़कों के लिए जरूरत है। तो मैंने उनको बोला था कि सर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बड़ा आदमी बनने से रोक भी नहीं पाएगी, मेरा आशीर्वाद है। वो वाला सीन किताब में लिया था हमने, पिक्चर में नहीं ले पाया क्योंकि बड़ा हो रहा था, काफी वो हो रहा था, पर बड़े दिल के नजदीक है मेरे भी, श्रद्धा के भी, अनुराग के भी। और हमको लगता है कि वो आशीर्वाद मुझे बहुत फला। अगर आप इस तरीके से मुशायरे में जाया करते थे, आप खुद शायरी लिखते हैं? हाँ। अब बताइए, हम लोग साहित्य आज तक में बैठे और अब शायर हमारे साथ हैं, आप भी कुछ लिखते हैं कविताएं? नहीं, कविता ही नहीं सर, मैं कहानियां लिखता हूँ। कहानियां लिखते जी, हैं? जी। अच्छा ठीक है, तो अब सर अर्ज, आप लोग सुनना चाहेंगे इनकी कुछ लिखी शायरी? वाह, क्या बात है, इरशाद इरशाद। एक्चुअली साहित्य का विद्यार्थी हूं तो साहित्य के प्रति रुझान है मेरा, और मैं काफी सालों से डायरिया लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, डायरिया लिख रहा हूँ। तो कविताएं बहुत हैं, डायरिया बहुत हैं, पर मुझे लगता है कि समय का हमारा एक चक्र चलने वाला है, जो कुछ देर बाद ये लोग बोलने वाले आप हो गए। टेंशन मत लो ना, आप बस दिल से कविता सुनाओ, वक्त हम निकाल देंगे। हाँ, तो मुझे देखना हाँ पड़ेगा। हाँ, आप प्लीज निकालिए निकालिए। अब थोड़ा समा बंद रहा है, मौसम भी अच्छा है, धूप भी चली गई। आप रेडी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप किस तरह की कहानियां लिखा करते हैं? सर मैं आपने कभी सोचा कि आपकी किसी कहानी पे कोई फिल्म बने, ऐसा उसकी दिशा में काम करें? सर होपफुली समडे, लेकिन मैं अपनी मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ एक्चुअली। तो ऑब्जर्वेशंस लिखता हूँ, व्हाट आई फील। कई बार जो चीजें मैं कह नहीं पाता किसी से, वो लिख लेता हूँ। और क्योंकि फिल्मों में काम करते हैं तो फिल्मों की स्क्रिप्ट्स या शॉर्ट स्टोरीज या कहानियां तो लिखते ही हैं। उनका होगा क्या वो पता नहीं, लेकिन बड़ा मतलब एक हल्कापन महसूस होता है जब जर्नल करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत मायने रखा है मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट में। कविता निकल आई है। वाह, क्या बात, लेट्स गो। ये कविता उस दिन की है जिस दिन विद्यु विनोद चपड़ा जी से बात हुई और ये तय हुआ कि पिक्चर बनेगी। तो उस दिन मुझे पता नहीं क्या अंदर आया था कुछ, उस दिन लिखी थी मैंने कि ऐ जिंदगी मेरी झोली में पड़ा सब कुछ तेरा, ऐ जिंदगी मेरी झोली में पड़ा सब कुछ तेरा, सिक्कों से खनखनाती गुल्लक तेरी, आसमान की ऊंचाई उड़ते पंख तेरे, गिरना तेरा उठना तेरा, प्यारी पलकों की छोन तेरी, मेरी अलसाई अंगड़ाई भी तेरी, ऐ जिंदगी मेरे झोली में पड़ा सब कुछ तेरा। उम्मीदी आंखों से देखे सपने तेरे, रेत के बनाए आलीशान खंडर भी तेरे, कभी न मिटने वाली चाह वाला नाम भी तेरा, रास्ते तेरे पगडंडियां तेरी, मेरे सम्मान में सजदा करते सारे सिर भी तेरे, ऐ जिंदगी मेरी झोली में पड़ा सब कुछ तेरा। तू चुन चुन के ले जिंदगी,
तू चुन चुन के ले जिंदगी, मेरी झोली में पड़ा सब कुछ ले, मेरी चाहत न ले, मेरे आसियाना ले ले मुझसे मेरी रूठी हुई रूह भी, बस झोली में पड़ी एक नन्ही सी पोटली छोड़ दे, बस झोली में पड़ी एक नन्ही सी पोटली छोड़ दे, कई कई गांठें लगी मेरे विद्रोह की पोटली, चिर संघर्ष की नियति मेरी, पानी के बहाव को रोकने वाला पत्थर मन मेरा, ऐ जिंदगी रहने दे मेरी झोली में अंदर तक समाया बागीपन मेरा। बहुत खूब, जोरदार तालियां। तो ये बागीपन है जब हम लोग बोलते हैं चंबल के लोग कि हम डाकू नहीं हैं, डकैत नहीं हैं, हम बागी हैं। और एक और आपसे अनुमति लेके बात बोलने की बड़ी दिल में बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, मुझे लगा राहुल जी के यहाँ बोलना चाहिए था। हमारे यहाँ पे जितनी भी पिक्चरें आई हैं चंबल पे, हमारा दर्द है कि हमको हमेशा डकैत बताया गया है। फूलन देवी, पान सिंह तोमर, जो भी आप बना लो, बैंडिट क्वीन, जो भी आप। दरअसल आप चंबल के किसी बच्चे से पूछेंगे ना तो वो बताएगा कि हम कभी डकैत नहीं, हम बागी हैं, हम सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। सिस्टम कितना भी बड़ा हो, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और अब से नहीं हो रहे हैं, हम कई सदियों से हो रहे हैं। जब जब अटैक हुए हैं इंडिया पे, जब जब अटैक हुए, चाहे वो मध्यकाल में हो चाहे बाद में हो, हमने हमेशा साहस संघर्ष किया है और वही अभी चल रहा है। तो उसकी पहचान थोड़ी ठीक करने की कोशिश की है हमने इस विक्रांत के सहारे से। है भी बहुत खूबसूरत। मैंने वहां पे छुट्टी मनाई है एक, वहां की नदियां, वहां के बेहड़ बहुत खूबसूरत है पिकनिक करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। वो सब उसकी इमेज थोड़ी खराब है जैसे आप बता रहे हैं।